नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चन की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसमें ये अगला वीडियो लेक्चर है। और इस वीडियो में हम जो तराइन का युद्ध हुआ था, तराइन की जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में देखेंगे। उसी के संबंध में ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि विथ रेफरेंस टू द फर्स्ट वार ऑफ तराइन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तराइन के पहले युद्ध को ध्यान में रखते हुए उसी को संदर्भ में रखकर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उस पर विचार करना है और ये बताना है कि इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है, जो गलत हो उसकी तलाश आपको करनी है। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। दिस वार फॉट बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड राय पिथौरा। यह जो युद्ध था, मतलब तराइन का पहला युद्ध था, ये राय पिथौरा और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था। यहाँ जो दो लोगों के बीच में संघर्ष हुआ था उनका नाम दिया हुआ है। एक तो मोहम्मद गोरी है, आप जानते ही हैं, और दूसरा राय पिथौरा है। इसके बाद इसका सन दिया है 1191, मतलब ये 1191 एडी में लड़ा गया था। सेकेंड वाला स्टेटमेंट ये है कि राय पिथौरा वाज आल्सो सपोर्टेड बाय जयचंद। राय पिथौरा को जयचंद का सहयोग प्राप्त होता है। जयचंद कौन था? द रूलर ऑफ कन्नौज इन दिस वार, मतलब रूलर ऑफ कन्नौज था, वो कन्नौज का शासक था और इस वार में, इस युद्ध में वह राय पिथौरा को सपोर्ट देता है। इसके बाद जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि मोहम्मद गोरी वाज डिफीटेड फॉर सेकेंड टाइम इन दिस वार। मोहम्मद गोरी सेकेंड टाइम यानी दूसरी बार इस वार में यानी इस युद्ध में पराजित हो जाता है। इसके बाद जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि आफ्टर दिस वार राय पिथौरा आल्सो कैप्चर्ड भटिंडा। राय पिथौरा ने इस वार के बाद यानी इस वार में जीतने के बाद, इस युद्ध में वो जीतते हैं और इसमें जीतने के बाद यह भटिंडा पर अपना अधिकार कर लेते हैं, यानी उसे भी अपने अधिकार में ले लेते हैं। ऐसे करके 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है, जो गलत हो उसकी तलाश आपको करनी है। तो देख लीजिए। और सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें यह है कि तराइन का जो पहला युद्ध था उसमें ये राय पिथौरा का नाम कहाँ से आ गया। आपने तो पढ़ रखा है या हमने देखा है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है उनका शासन उस समय अजमेर और दिल्ली वाले क्षेत्र पर रहता है और ठीक उसी समय जो मोहम्मद गोरी है वो आक्रमण करता है और सारे राजपूत शासक, जितने भी राजपूत रूलर्स होते हैं, वो मिलकर इसे सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये सब हम जानते हैं। लेकिन यहाँ राय पिथौरा कौन है? तो ये पृथ्वीराज चौहान का वास्तविक नाम था। पृथ्वीराज चौहान को ओरिजिनल नेम के तौर पर राय पिथौरा के नाम से ही जाना जाता था। तो असल में राय पिथौरा कोई और नहीं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। और इन्हीं के साथ मोहम्मद गोरी का 2 बार युद्ध होता है। ये पहला युद्ध है जिसे कि हम तराइन का पहला युद्ध कहते हैं और इसे लड़ा गया था 1191 में। तो पहला वाला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, इसलिए वो तो होगा नहीं। इसके बाद ये कहा गया है, जो सेकेंड वाला है उसमें ये कहा गया कि राय पिथौरा को सपोर्ट मिला था। और सपोर्ट किसका? जयचंद का। ये एकदम सफेद झूठ है। जयचंद ने सपोर्ट किया होता तो ये स्थिति ही नहीं आई होती, मतलब तराइन के युद्ध में अंतिम रूप से पृथ्वीराज हारे नहीं होते या राजपूतों की शक्ति का पतन नहीं हुआ होता और न तुर्कों को अपना पैर पसारने का अवसर मिला होता। लेकिन जयचंद ने सपोर्ट किया ही नहीं, बल्कि इसमें होता क्या है, वो जाकर अंत में मोहम्मद गोरी से मिल जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो सपोर्ट वाली बात कही गई है वो गलत है और सेकंड वाला स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। बाकी जितना है वो सही है। तीसरा वाला भी सही है कि मोहम्मद गोरी इसमें दूसरी बार पराजित होता है। पहली बार कहाँ हारता है? पहली जो मोहम्मद गोरी की भारत में पराजय है वो चालुक्य डायनेस्टी में होती है। वहाँ के राजाओं से वो हार जाता है, चालुक्य शासकों से। इसके बाद जो फोर्थ वाला है वो भी सही है इसमें कि आफ्टर दिस वार राय पिथौरा आल्सो कैप्चर्ड भटिंडा, मतलब भटिंडा में जो वहाँ का दुर्ग होता है उसकी रक्षा एक मुस्लिम शासक कर रहा होता है, तो उस पर ये हमला बोलते हैं और वह 13 महीनों तक लगातार उस दुर्ग को संरक्षण देता रहता है, लेकिन अंत में सरेंडर कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है। तो इस प्रकार से भटिंडा पर ये अधिकार कर लेते हैं। तो ये सब सही है। लेकिन ये राय पिथौरा और जयचंद की मित्रता की बात कही गई है, ये सही नहीं है। जयचंद के साथ पृथ्वीराज चौहान तृतीय की या राय पिथौरा की दुश्मनी रहती है। और दुश्मनी क्यों रहती है ये सभी जानते हैं। जयचंद की बेटी संयोगिता का स्वयंवर होता है और स्वयंवर से ही पृथ्वीराज चौहान उसे किडनैप करके ले आते हैं, अपहरण करके अपने साथ ले जाते हैं। कहा जाता है कि दोनों के बीच में प्रेम संबंध था और प्रेम संबंध के चलते वहां पे वो उससे विवाह करना चाहते हैं और जयचंद इसके लिए सहमत नहीं होता है। और स्वयंवर में जब किडनैपिंग होती है तो इससे उसका अपमान होता है और उसी अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से पहले तो वो तटस्थ रहता है। तराइन के पहले युद्ध में वो एक तरफ रहता है, वो किसी भी सेना का सहयोग नहीं करता। लेकिन दूसरे वाले युद्ध में वो अपनी जलन को शांत करने के लिए मोहम्मद गोरी की तरफ हो जाता है और बदले में मोहम्मद गोरी पूरी राजपूत सेना को पराजित कर देता है। यह ऐसा होता है।
तो इसमें दूसरा वाला गलत है, तो दूसरा वाला हमारा विकल्प हो जाएगा, यानी बी वाला इसमें ऑप्शन होगा, 2 ओनली, बाकी सब सही है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए, ऑल द राजपूत किंग्स सपोर्टेड राय पिथौरा। राय पिथौरा मतलब वही पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो इनको जितने भी राजपूत किंग्स होते हैं, रूलर्स होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, बट जयचंद द रूलर ऑफ कन्नौज केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम दिस वार। जो इसमें राय पिथौरा का सहयोग करने वाले राजपूत रूलर्स हैं, उनमें जयचंद का नाम नहीं आता है। जयचंद जो कि कन्नौज का रूलर था, वो अपने आप को इन सब से अवे रखता है, यानी दूर रखता है। बिकॉज राय पिथौरा किडनैप्ड हिज डॉटर संयोगिता, यहाँ पे नाम नहीं दिया है, संयोगिता नाम था, तो डॉटर एंड ह्यूमिलेटेड हिम, मतलब राय पिथौरा ने क्या किया था, उसकी पुत्री का अपहरण किया था और उसे अपमानित किया था। पुत्री को अपमानित नहीं किया था, जयचंद को अपमानित किया था, ये यहाँ पे बात है। और इसी अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से अंत में वो गौरी को सहयोग करता है, सपोर्ट करता है, ये इसमें बात थी। और भी कुछ चीजें हैं। आफ्टर डिफीटिंग गौरी, डिफीट यहाँ पे गौरी को डिफीट करने के बाद पृथ्वीराज तृतीय प्रोसीडेड टुवर्ड भटिंडा। यहाँ ये कहा गया है कि पृथ्वीराज तृतीय ने उसके बाद भटिंडा की ओर अपना रुख किया और वहां पर मलिक जियाउद्दीन, ये मलिक जियाउद्दीन नाम है, इसने फोर्ट की रक्षा, फोर्ट को प्रोटेक्शन दिया 13 महीनों तक, लेकिन अंत में फाइनली ये सरेंडर कर देता है, यानी आत्मसमर्पण आसानी से कर देता है, कोई खास यहाँ लड़ाई नहीं लड़ी जाती। तो इस प्रकार से यहाँ एक और विजय अभियान संपन्न होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। और ये जो समय था, ये वही तराइन के पहले युद्ध के आसपास का समय है, लौटते समय वो ऐसा करते हैं, ये इसमें हम देखते हैं। तो कुल मिलाकर इसका जो आंसर है वो बी वाला करेक्ट होगा, यानी दूसरा इसमें गलत है। बाकी जो है पहला, तीसरा और चौथा वो एकदम सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 को देखिए। इसमें यह कहा गया है कि फेमस आर्मी फाइटर ऑफ गजनी, गजनी के जो प्रसिद्ध आर्मी फाइटर थे, यानी सैन्य योद्धा थे, सैनिक योद्धा थे, उनका यहाँ जिक्र किया गया है। 4 लोगों के नाम है, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से प्रसिद्ध सैनिक के तौर पे जाने जाते थे, जिनका संबंध गजनी की सेना से था। देख लीजिए, इसमें खारबैक है, इसके बाद खारमेल है, इलाह है और यहाँ पे मुकालबा है। ये 4 व्यक्तियों के नाम हैं, ये आपके विकल्प है। तो इसमें ऑल वाला ऑप्शन होगा, जितने हैं चारों इसमें प्रसिद्ध थे, चारों ही फेमस थे और यही चारों मुख्य रूप से जाने जाते थे। इन 4 योद्धाओं के अलावा गजनी की सेना में और लोग भी थे, मतलब और कुछ व्यक्तियों के नाम आते हैं, जैसे कि कुबाचा है, ऐबक है, इनके नाम आते हैं, यल्दौज है। और यह सब तराइन के द्वितीय युद्ध में जो विजय अभियान चलता है उसमें सपोर्ट करते हैं गजनी की सेना का। तो इनके बारे में देख लेते हैं। और इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है, इसमें ऑल वाला विकल्प होगा। कहने का मतलब यह है कि सभी जितने हैं सभी यहां पर फेमस आर्मी फाइटर थे गजनी के। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देयर वर 4 फेमस सोल्जर्स ऑफ गजनी आर्मी। गजनी की जो आर्मी थी, सेना थी, उसमें 4 फेमस सोल्जर्स थे, सैनिक थे। खारबैक था, खारमेल था, इलाह था और मुकालबा था। अपार्ट फ्रॉम दीज, यानी इन सब के अलावा यहाँ पे ताजुद्दीन, यल्दौज, कुबाचा और ऐबक का नाम भी आता है, यह भी उसमें शामिल थे, जिन्होंने यहाँ पर जो सेकेंड वार तराइन का हुआ था उसमें सपोर्ट किया था गजनी की सेना का। इसे हम देखते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो डी वाला होगा। आगे चलते हैं, 55 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। विथ रेफरेंस टू सेकेंड वार ऑफ तराइन कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी तक हमने तराइन का पहला युद्ध देखा है, अब इसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध यहाँ सामने है, इसको हम देखते हैं, जो कि ठीक 1 साल बाद लड़ा गया। 1191 में पहली लड़ाई होती है और जो दूसरी लड़ाई है वो 1192 में होती है। तो यहाँ जो पहला दिया हुआ है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है, जो गलत है उसकी तलाश हमें करनी है। और यहाँ हमें नॉट करेक्ट ढूंढना था, तो ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक दिया है। 1191 में पहला लड़ा जाता है और 1192 में ये सेकेंड वाला होता है, इसे हम जानते हैं, तो ये सही है, ये होने से रहा। और देख लीजिए, बाकी जो दिए हैं उनको देख लीजिए, बाकी 2 और हैं। इसमें दूसरा वाला देखिए, द आर्मी ऑफ पृथ्वीराज तृतीय वाज लीड बाय गोविंद राय, खंडे राय और रावल। मतलब ये जो लोग थे, इनके द्वारा जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की आर्मी थी, सेना थी, उनका नेतृत्व किया जा रहा था। ये सेना नायक के तौर पे भूमिका निभा रहे थे। और थर्ड वाला देख लीजिए, इसमें कहा गया है कि मोहम्मद गोरी वाज अगेन डिफीटेड इन दिस वार। मोहम्मद गोरी इस युद्ध में पराजित हो जाता है। क्या ये सही है? और हमें वैसे भी यहाँ गलत की तलाश करनी है, तो इसमें तीसरा तो गलत है। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ तराइन के दूसरे युद्ध की बात हो रही है। यहाँ मोहम्मद गोरी हारता नहीं है, बल्कि वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है जयचंद के सहयोग से। तो तीसरा वाला इसमें गलत है, नॉट करेक्ट ही हमें खोजना था। तो थर्ड वाला जिसमें होगा वो हमारा उत्तर हो सकता है। तो देखिए,
यहाँ ऑल तो होगा नहीं, ऑल इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहला वाला सही है, पहला वाला सही है तो इसका मतलब सभी जो है वो गलत नहीं हो सकते। अब तीसरा वाला हमारा गलत है ये हम जानते हैं, तो तीसरा नंबर जो है किसमें किसमें दिया है, इसमें दिया है और इसमें दिया है, तो या तो हमारा उत्तर बी हो सकता है या फिर सी हो सकता है। तो आप बताइए कि बी और सी में से कौन सा होगा। इसका जो आंसर है वो बी और सी वाले ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। प्रश्न आपके सामने है, विकल्प आपके सामने है और अब उत्तर भी आपके सामने है, देख लीजिए। सिर्फ तीसरा इसमें गलत है, जो तीसरा वाला है जिसमें कहा गया है कि मोहम्मद गोरी वाज अगेन डिफीटेड इन दिस वार, वो इसमें गलत है। बाकी दोनों सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। पहला ये सही है कि 1192 में ये सेकेंड वार लड़ा जाता है और दूसरा वाला सही है कि गोविंद राय, खंडे राय, इस तरह के जो बहादुर योद्धा हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सेना में, वो यहाँ पे आर्मी का लीड करते हैं, नेतृत्व करते हैं, ये सही है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो देखिए, गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज तृतीय इन तराइन सेकेंड वार, तराइन का जो द्वितीय युद्ध था उसमें गोरी इन्हें डिफीट करता है, पराजित करता है। इन दिस वार, इस युद्ध में होता क्या है, तो गोविंद राय और खंडे राय जिन्होंने कि मोहम्मद गोरी को पहले वाले युद्ध में हराया था और बुरी तरह से घायल कर दिया था, ये बहुत ही जाबाज योद्धा थे, जाबाज राजपूत थे, तो इन्होंने गोरी को बहुत बुरी तरह से घायल किया था पहले वाले युद्ध में, तो ये इस लड़ाई में मारे जाते हैं। ये बड़ी दुखद बात थी, ये योद्धा इस युद्ध में शहीद हो जाते हैं, ऐसा दिया हुआ है, इन्हें मार दिया जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये सेना को लीड कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे और ये काफी जाबाज थे। तो इसमें गलत कौन सा है, तीसरा वाला, और इसलिए हमारा ऑप्शन होता है सी वाला। ये क्वेश्चन नंबर 55 था। आगे चलते हैं, 56 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर तराइन का दूसरा युद्ध हमने छोड़ दिया है, वहां पर पृथ्वीराज चौहान का पतन हो जाता है और उसके साथ साथ जो राजपूत सभ्यता है उसका भी एक तरह से पूरी तरह से समापन हो जाता है। समापन का मतलब ये है कि वो नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन उनका जो वर्चस्व है, उनकी जो शक्ति है, वो यहाँ ठंडी पड़ जाती है। तराइन का दूसरा युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। जैसे आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां आप देखते हैं कि प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध ये काफी मायने रखते हैं भारतीय, जो आधुनिक भारतीय इतिहास है उसमें। ये दोनों युद्ध इस बात का फैसला करते हैं कि यहाँ कौन सी शक्ति ज्यादा समय तक टिकी रहेगी। हालांकि ऐसे और भी युद्ध होते हैं, जैसे कि वेदरा का युद्ध है, वांडीवाश का युद्ध है, इस प्रकार की लड़ाइयाँ भी लड़ी जाती हैं मॉडर्न टाइम पीरियड में। लेकिन उसमें जो स्थानीय शक्तियों का संघर्ष है उसकी अगर हम बात करें तो प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध ये निर्णायक होता है। और बक्सर के युद्ध में ये पूरी तरह से फैसला हो जाता है कि अंग्रेज यहाँ अपना संपूर्ण प्रभुत्व स्थापित करेंगे। ठीक वही हाल यहाँ मेडिवल टाइम पीरियड में भी है। यहाँ जो हिंदू राजाओं का शासन था, राजपूतों का शासन था, उसमें प्रमुख थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, मतलब राय पिथौरा की बात की जा रही है। और अगर ये मोहम्मद गोरी को हरा देते, जो दूसरा युद्ध तराइन का हुआ था उसमें ये मोहम्मद गोरी को हरा देते, तो यहाँ राजपूत शक्ति प्रबल हो जाती और उसी का शासन होता, ये तुर्की लोग यहाँ प्रवेश नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जयचंद इसमें से भेदिया बन जाता है, यहाँ से फूट डालने वाला बन जाता है, गद्दार साबित होता है और वो जाकर गोरी से मिल जाता है और इसका नतीजा ये होता है कि ये पराजित हो जाते हैं। और पराजित होने का मतलब ये होता है कि अब मोहम्मद गोरी के सामने कोई बड़ा कांटा नहीं रहता है। सबसे बड़ा जो रोड़ा है, सबसे बड़ा जो कांटा है, वो असल में पृथ्वीराज चौहान ही रहते हैं। वो सबसे बड़े शासक के तौर पे उस समय उत्तर भारत में जाने जाते हैं। दिल्ली और अजमेर वाला क्षेत्र उनके कब्जे में रहता है। तो यहाँ उनको पराजित करके वो एक तरह से पूरी तरह से राजपूत सभ्यता का अंत कर देता है, उनको उनके प्रभुत्व को समाप्त कर देता है। वही चीज यहाँ होती है। अब बचा खुचा जो वैभव है वो चंदावर के युद्ध में चला जाता है। यहाँ देख लीजिए, जो 56 नंबर का क्वेश्चन है, जयचंद ये सोचता है, गद्दारी करता है और ये सोचता है कि हम अपने अपमान का बदला ले लेंगे और बदले में गोरी हमें बहुत पुरस्कार दे देगा, ऐसा उसे लगता है। लेकिन जो अपने का नहीं हुआ वो दूसरे का क्या होगा, ये बात गोरी भी खूब अच्छे तरीके से जानता है। वो समझता है कि ये गद्दार जो है, जब अपनों के साथ गद्दारी कर सकता है तो ये मेरे साथ भी कभी न कभी धोखा करेगा और अंत में उसे मार डालता है। पहले घेरता है, मजबूर करता है और अंत में युद्ध होता है। ये चंदावर का युद्ध आप देखेंगे, और अंधा करके मार डालता है। तो देखिए, दिस वार वाज फॉट इन 1195 AD। यह जो युद्ध था, चंदावर का युद्ध, ये 1195 में लड़ा गया था, यानी 95 में लड़ा गया था। ये दिया हुआ है, ये गलत है। यह युद्ध तराइन के युद्ध के ठीक बाद में लड़ा गया, मतलब 1193 का अंत हो रहा था और 1194 की शुरुआत हो रही थी। उस समय इस युद्ध को लड़ा गया था, ये हम जानते हैं। तो पहला वाला गलत है। इसके बाद कहा गया है कि एट दिस टाइम कन्नौज वाज रूल्ड बाय जयचंद ऑफ गढ़वाल डायनेस्टी। गढ़वाल जो राजवंश था उसके रूलर जयचंद का उस समय कन्नौज पर शासन था, बेशक था। इसके बाद जयचंद वाज डिफीटेड एंड किल्ड बाय मोहम्मद गोरी इन दिस वार। सही है, उसे डिफीटेड किया गया यानी पराजित किया गया और मार दिया गया, ये दोनों सही बात है। लेकिन चौथा वाला जो है उसको देखिए, इसमें कहा गया है कि चंदावर इज अ टाउन ऑफ मेडिवल इंडिया सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रिवर गंगा इन इटावा।
यहां दिया हुआ है कि ये गंगा नदी के बैंक पर स्थित है। कहां पर? इटावा में। ये गलत है। चंदावर जो टाउन है, चंदावर वर्तमान में क्या है? एक कस्बा है, एक छोटा सा क्षेत्र है जहां पर ये लड़ाई लड़ी गई थी। इसे कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है, इसे बैटल ऑफ कन्नौज भी कहा जाता है। तो दोनों एक ही चीज के नाम है। और इसे लड़ा गया था, इसके बारे में कुछ जान लीजिए। इसे लड़ा गया था 1194 में। 1194 में ये लड़ा गया था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो जयचंद और जो गढ़वाल डायनेस्टी का तत्कालीन रूलर था जयचंद गद्दार, इसके साथ गोरी ने युद्ध किया था। और दोनों के बीच में लड़ाई होती है। इसमें जयचंद हारता है, पराजित होता है, और हारने के साथ साथ मारा भी जाता है। उसकी आंख में तीर लगता है और वो हाथी से नीचे गिर जाता है। ये सब हम देखते हैं आगे और एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। ये सब होता है। और इसके साथ साथ ये चंदावर की जो करंट लोकेशन बताया है, तो ये गलत है। चंदावर की जो लोकेशन है वो गंगा नदी के बैंक पर नहीं है, बल्कि ये यमुना नदी के बैंक पे है। ये आगरा के पास में स्थान है। चंदावर की लोकेशन कहाँ पे है? आगरा के पास में, या ये कह लीजिए कि फिरोजाबाद वाला जो क्षेत्र है उसके आसपास जो यमुना नदी का तट है वहां चंदावर की लोकेशन है। यहाँ जो गंगा का किनारा दिया हुआ है ये गलत हो जाता है। तो इसमें पहला गलत है और चौथा गलत है। और अगर पहला चौथा गलत है तो इसमें हमें गलत खोजना है कि सही खोजना है? सही खोजना है। तो सही कौन सा है? दूसरा और तीसरा होगा। तो दूसरा और तीसरा जिसमें दिया होगा वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और इसमें मिसप्रिंट है, जो उत्तर दिया है वो डी दिया है, माफ कीजिएगा सी दिया है। तो सी इसमें नहीं होगा। दूसरा, तीसरा और चौथा इसमें नहीं हो सकता। चौथा जो है वो गलत है। आप जानते हैं क्यों गलत है? वहां चंदावर की जो लोकेशन दी है वो सही नहीं दी है। तो इसमें आंसर सी नहीं होगा बल्कि बी होगा। इसे बना लीजिएगा, यहाँ पर उत्तर आपका बी होगा। जो आंसर है वो असल में सी नहीं होगा, यहाँ पे सी नहीं होगा। ये क्या होगा? बी होगा। इसे आप देख रहे हैं, ये वाला आपका सही होगा। आइए आगे चलते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, द बैटल ऑफ कन्नौज, वही कन्नौज का युद्ध या चंदावर का युद्ध, वॉज फॉट बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड जयचंद इन 1194। 1194 में ये लड़ाई लड़ी गई थी। मतलब 1193 का अंत हो रहा था और 1194 की शुरुआत हो रही थी। उस दौर में ये युद्ध शुरू हुआ था, लड़ा गया था। इन दिस वार जयचंद फेल फ्रॉम एलिफेंट ड्यू टू एरो इन हिज आई एंड हिज आर्मीज मोरल वॉज ब्रोकन एंड दे स्टार्टेड फ्लीइंग। यहाँ होता क्या है? जयचंद अपने हाथी पर से, वो हाथी पर सवार होकर लड़ रहा था और उसकी आंख में एकाएक तीर लगता है और वो नीचे गिर जाता है। तीर लगने की वजह से, एरो लगने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और इस वजह से उसकी सेना का मनोबल टूट जाता है और वो भागने लगते हैं, पलायन करने लगते हैं। इन दिस वार जयचंद वॉज डिफीटेड एंड किल्ड। डिफीटेड भी हुआ था और किल्ड भी हुआ था। किसके द्वारा? मोहम्मद गोरी के द्वारा। यानी उसे पराजित किया गया और मार डाला गया। तो यहाँ होता यही है कि सेना कमजोर नहीं पड़ रही होती है, लेकिन एकाएक सब कुछ ठीक ठाक हो रहा होता है। एकाएक आंख में तीर लगता है इनके और ये नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिरते ही सेना का मनोबल टूट जाता है और सारे सैनिक भागने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? राजा किसी सेना का मजबूत स्तंभ होता है, राजा ही राज्य का मूल होता है। पहले के समय में ऐसा ही होता था। और अगर राजा ही धराशायी हो जाए, पहले के समय में जो लड़ाइयां लड़ी जाती थी उसमें राजा को बंदी बनाने का प्रयास किया जाता था, किंग को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की जाती थी। आपने शतरंज खेला होगा तो उसमें भी यही होता है, जो किंग और क्वीन होते हैं उन्हें बचाया जाता है। कैरम में भी ऐसे ही करते हैं। तो वही चीज यहाँ भी है। यहाँ पर राजा को हर हाल में प्रोटेक्शन दिया जाता था। राजा सुरक्षित है तो राज्य सुरक्षित है। अगर राजा बंदी बना लिया गया तो इसका मतलब यह है कि राज्य जो है वो शत्रु के हाथ में चला जाएगा, मतलब दुश्मन के हाथ में चला जाएगा। और यही वजह थी कि राजा के नीचे धराशायी होते ही सेना यहाँ से भागने लगती है, पलायन करने लगती है और इनका अंत हो जाता है, पराजय हो जाती है। ये था चंदावर का युद्ध और इसमें जयचंद को अपने किए का दंड मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ पूरा जो साम्राज्य था वो भी दंड भुगतता है। पूरे साम्राज्य को या पूरे भारतवर्ष को इसका दंड भोगना पड़ता है और गोरी का यहाँ पे आधिपत्य हो जाता है। ये हम देख रहे हैं। हालांकि इसका जो निर्णय है वो तो तराइन के दूसरे युद्ध में ही हो जाता है, लेकिन यहाँ रही सही कसर जो है वो पूरी हो जाती है। आगे चलते हैं। तो इसमें जो याद रखिएगा, इसमें आंसर जो है वो बी वाला है। बी वाला सही है, सी वाला नहीं। इसमें चौथा सही नहीं हो सकता। चौथा इसलिए नहीं सही है क्योंकि यहाँ चंदावर की लोकेशन गंगा नदी के किनारे नहीं होगी बल्कि यमुना के किनारे होगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए। विथ रेफरेंस टू बयाना इन्वेशन ऑफ 1195 to 96 AD, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बयाना अभियान जो था गोरी का, मोहम्मद गोरी का जो बयाना इन्वेशन था वो कब हुआ था? 1195 से लेकर 96 ईस्वी वाला जो समय है उसमें हुआ था। और इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स बताने हैं, मतलब दिए हुए हैं, आपको बताना नहीं है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, सही कौन सा है, देख लीजिए। तो इन 1195 to 96 AD
1195 से लेकर 1196 एडी वाला जो टाइम पीरियड था, मोहम्मद गोरी रिटर्न टू इंडिया एंड अटैक बयाना। मोहम्मद गोरी भारत लौटा और उसने बयाना पर आक्रमण कर दिया, ये दिया हुआ है। इसके बाद कहा गया है कि बयाना वाज रूल्ड बाई यादव भट्टी राजपूत कुमारपाल। यहाँ पर यादव भट्टी राजपूत, ये राजपूत शासक था, इसका नाम था कुमारपाल। यह उस समय बयाना का रूलर था, बयाना पर रूल कर रहा था। इसके बाद थर्ड वाला जो है उसमें कहा गया है कि आफ्टर कंपेयरिंग थनकार और विजय मंदिरगढ़, ये दो क्षेत्र थे, इनको अपने कब्जे में लेने के बाद गोरी ने इसे हैंड ओवर कर दिया था, मतलब इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको हैंड ओवर कर दिया था यलदौज को। यलदौज को इन क्षेत्रों को सौंप दिया था। फोर्थ वाला है कि कुमार यानी कुमारपाल की बात की जा रही है, तो कुमारपाल हैज माफ कीजिएगा हैड सरेंडर्ड, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, ये सरेंडर कर दिए थे, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है। ये बातें हो रही है बयाना इन्वेशन के बारे में। अब आपको ये बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, सही जो हो उसकी तलाश आपको करनी है। विकल्प आपके सामने है ABCD, इसे आप देख रहे हैं और ये आपके क्वेश्चन है, बताइए। और इसका जो सही आंसर है वो होगा C वाला, यानी पहला, दूसरा और चौथा इसमें सही है। फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और फोर्थ सही है, लेकिन इसमें थर्ड वाला जो है वो गलत है। थर्ड वाले में ये कहा गया है कि थनकार और जो विजय मंदिरगढ़ था उस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेने के बाद गोरी ने उसे हैंड ओवर कर दिया था यलदौज को, उसने यलदौज को इसे हैंड ओवर नहीं किया था। ये वाला स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग हो जाता है, बाकी सब राइट है, यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका आंसर कौन सा होगा, C वाला होगा। देखिए, आफ्टर कॉन्क्वेरिंग थनकार एंड विजय मंदिरगढ़, गोरी हैंडेड ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर टू बदरुद्दीन, माफ कीजिएगा बहाउद्दीन। गोरी ने यहाँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको हैंड ओवर किया, किसे, बहाउद्दीन तुर्गिल को। बहाउद्दीन तुर्गिल को उसने इस जिम्मेदारी को हैंड ओवर कर दिया, यानी सौंप दिया। आफ्टर दिस, आफ्टर विनिंग, यहाँ पे इन सब के बाद आफ्टर विनिंग ग्वालियर टू, उसने ग्वालियर पर भी जीत हासिल की। ही आल्सो हैंडेड ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्लेस टू बहाउद्दीन तुर्गिल, मतलब इस क्षेत्र की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने बहाउद्दीन के जिम्मे कर दी। एट दिस टाइम ग्वालियर वॉज रूल्ड बाई परिहार डायनेस्टी। इस समय, मतलब जिस समय मोहम्मद गोरी ने ग्वालियर पर कब्जा किया, ग्वालियर वाले क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया और बाद में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहाउद्दीन को सौंप दी, तो उस समय यहाँ पर परिहार डायनेस्टी का रूल था, मतलब जो परिहार राजवंश था वो यहाँ पे शासन कर रहा था। और उस समय इसने गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली, मतलब यहाँ का जो रूलर था उसने गोरी का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। ये हम यहाँ देखते हैं। तो पूरा जो विजय अभियान है उसका हम यहाँ ब्यौरा देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो जिम्मेदारियों का हैंड ओवर है वो यहाँ यलदौज को नहीं किया जाता बल्कि बहाउद्दीन को किया जाता है गोरी के द्वारा। तो नाम गलत दिया था, इसलिए उसमें जो तीसरा वाला है वो इनकरेक्ट हो जाता है, बाकी तीनों सही है, मतलब पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल ठीक है। ये था आपका 57 नंबर का क्वेश्चन। अब चलते हैं 58 नंबर के क्वेश्चन की ओर। इसे देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बिहार कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1202 एडी का जो बिहार कॉन्क्वेस्ट था उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उस पर आपको विचार करना है। तो देख लीजिए, बिहार कॉन्क्वेस्ट वाज प्लान्ड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक। बिहार कॉन्क्वेस्ट जो था उसे प्लान करने वाला व्यक्ति कुतुबुद्दीन ऐबक था। सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि द कैपिटल ऑफ बिहार एट दिस टाइम वाज उदंतपुर। बिहार की राजधानी इस समय, जिस समय ये बिहार कॉन्क्वेस्ट हुआ था 1202 में, इस समय बिहार की राजधानी उदंतपुर थी, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि किंग इंदुमन भीरू, इसका जो नाम था वो इंदुमन भीरू था। भीरू क्यों? क्योंकि यह भयभीत रहता था, डरा हुआ रहता था। तो किंग इंदुमन भीरू रैन अवे विदाउट फाइटिंग हियर, वह बिना लड़े ही यहाँ से भाग गया। विजय अभियान जब यहाँ के लिए चलाया गया तो यह जो तत्कालीन शासक था ये बिना लड़े, बिना फाइटिंग किए वहां से पलायन कर जाता है, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद जो फोर्थ वाला है उसमें कहा गया है कि ऐबक डिस्ट्रॉयड द नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को पूरी तरह से तबाह कर दिया, उन्हें डिस्ट्रॉयड कर दिया। तो तबाह तो करवाया था, अब खुद किया था या करवाया गया था ये हमें देखना है। ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, इन्हें देखिए। बिहार कॉन्क्वेस्ट जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्लान किया था, ये पहला है। इसके बाद कहा गया है कि बिहार की कैपिटल उस समय उदंतपुर थी और उस समय जो राजा था वो इंदुमल भीरू था, और यह जो इंदुमन या इंदुमल भीरू था यह बिना लड़े ही नालायक भाग जाता है, ऐसा दिया हुआ था। और इसके बाद ऐबक डिस्ट्रॉयड द नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये दिया हुआ है कि मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा
नालंदा और विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है उस समय के बड़े और मानिंद विश्वविद्यालय थे, उन्हें बर्बाद कर दिया जाता है। अब आपको यह बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, देखकर बताइए। प्रश्न आपके सामने है, ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए। और इसका जो सही आंसर होगा बी वाला, यानी बी वाले का मतलब यह है कि दूसरा और तीसरा इसमें सही है। करेक्ट खोजना था, करेक्ट की तलाश करनी थी। देख लीजिए दूसरे तीसरे का मतलब क्या है, ये वाला सही है और ये वाला सही है। तो बिहार की कैपिटल उस समय उदंतपुर थी, ये बात ठीक है। और जो ये किंग था इंदुमल भीरू, ये बिना लड़े ही यहाँ से भाग जाता है, कायर रहता है। सही में भीरू का मतलब क्या होता है, डरपोक। तो ये एक नंबर का डरपोक रहता है, लड़ने की भी जरूरत महसूस नहीं करता। लड़ते हुए मारा जाता तो ये गर्व की बात होती, लेकिन ये लड़ता ही नहीं, ये भाग जाता है। तो ये दो चीजें थी, ये यहाँ पे सही है। बाकी जो पहला और चौथा है वो गलत है। तो आइए देखते हैं कि ये गलत क्यों है। पहले तो आंसर देख लीजिए कौन सा है, इसमें बी वाला होगा, ये वाला। अब चलिए एक्सप्लेनेशन की ओर। तो एक्सप्लेनेशन हमें ये बताती है कि बिहार विक्ट्री वाज प्लान्ड बाई इख्तियारुद्दीन। यहां पर जो व्यक्ति का नाम है वो कौन सा है, इख्तियारुद्दीन है। और इसे हम एक अन्य नाम से जानते हैं जो कि है मोहम्मद बख्तियार खिलजी। तो यह जो है यह कमांडर रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, और यह बिहार विक्ट्री को पूरा प्लान करता है। बिहार का जो कॉन्क्वेस्ट रहता है उसको ये प्लान करता है, उसकी प्लानिंग बनाता है। और ऐसा कब होता है, 1202 AD में होता है। द कैपिटल ऑफ बिहार उदंतपुर वाज इन्वेडेड, और जो बिहार की राजधानी है उदंतपुर, उस पर आक्रमण होता है। ये हम देखते हैं। तो यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये प्लानिंग नहीं तैयार की जाती है, बल्कि उसका जो कमांडर रहता है, कमांडर कौन है यहाँ पे, वो है मोहम्मद बख्तियार खिलजी, उसके द्वारा ये योजना तैयार की जाती है। इसके बाद जो अगला पैरा है उसमें आप देख रहे हैं कि नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज वर डिस्ट्रॉयड बाई बख्तियार खिलजी। यह जो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे, इन्हें नष्ट तो कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना ने ही किया था, लेकिन नष्ट करने वाला कौन था, बख्तियार खिलजी था, जो कि इसका कमांडर था, इसका सेनानायक था। उसने इन महान विश्वविद्यालयों को तोड़ फोड़ कर, यहाँ के ग्रंथों को जलाकर बर्बाद कर दिया। ये यहाँ जानकारी मिलती है। तो इसलिए इसमें जो स्टेटमेंट है वो कौन सा सही है, दूसरा तीसरा सही है, लेकिन पहला और चौथा गलत है। आगे चलते। पहले और चौथे में ये कहा गया था कि बिहार कॉन्क्वेस्ट का प्लानिंग करने वाला ऐबक खुद था, ये गलत है, उसका सेनानायक था। और चौथे वाले में भी यही कह दिया गया कि ऐबक ने नालंदा और विक्रमशिला को बर्बाद किया था। तो बर्बाद किया नहीं था बल्कि करवाया था, और किसके द्वारा करवाया था, ये बख्तियार खिलजी के द्वारा करवाया था। 59 नंबर के क्वेश्चन को आप देखिएगा तो इसमें फिर से कुछ स्टेटमेंट्स हैं, 4 हैं टोटल। विथ रेफरेंस टू बख्तियार खिलजीज बंगाल कॉन्क्वेस्ट, बंगाल कॉन्क्वेस्ट जो बख्तियार खिलजी का था, ये बख्तियार खिलजी है कौन, तो आप जान चुके हैं कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का कमांडर है। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ जो स्टेटमेंट्स हैं उस पर आपको कॉन्सिडर करना है, विचार करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। देखकर बताइए। पहला वाला जो है उसमें कहा गया है कि इट वॉज रूल्ड बाई द रूलर ऑफ सेना डायनेस्टी, जो सेन राजवंश था उसका इस समय यहाँ पे रूल था बंगाल पे, जिस समय ये आक्रमण होता है। और लक्ष्मण सेन एट दिस टाइम, मतलब जो रूलर था इस डायनेस्टी का, ये बंगाल कॉन्क्वेस्ट की बात की जा रही है, ये याद रखिएगा। तो उस समय बंगाल में सेन वंश का शासन था, सेन डायनेस्टी का, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। और जो रूलर था वो था लक्ष्मण सेन, ये यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद जो सेकेंड वाला है उसमें कहा गया है कि टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम लक्ष्मण सेन परफॉर्म अ योजना, माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो लक्ष्मण सेन है उसके बारे में कहा गया है कि लक्ष्मण सेन परफॉर्म अ यज्ञ, यहाँ पर एक यज्ञ करवाता है। वो यज्ञ कैसा, ये एक विजय अभियान को अंजाम देने के लिए करवाया गया यज्ञ था, ये महाशांति यज्ञ था। इसमें करवाने का पर्पज ये होता है कि इस यज्ञ को करवा देने से उसका ऐसा विश्वास रहता है, भरोसा रहता है, इस यज्ञ को करवा देने से उसके साम्राज्य पर आया हुआ संकट दूर हट जाएगा या टल जाएगा, ऐसा वो मानता था। इसके बाद बख्तियार खिलजी इन्वेडेड बंगाल इन 1204 to 1205 एंड कॉन्क्वेयर्ड इट। बख्तियार खिलजी बंगाल पे कब्जा करता है, मतलब आक्रमण करता है। पहले तो आक्रमण कब करता है, 1204 में, 1204 और 1205 का जो टाइम पीरियड रहता है, और इस पर अधिकार कर लेता है, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद जो फोर्थ वाला है उसमें कहा गया है कि द कैपिटल ऑफ बंगाल एज दिस टाइम वाज देवकोट। इस समय यानी ये जो आक्रमण का समय था बख्तियार खिलजी का, इस समय बंगाल की राजधानी देवकोट थी। अब आपको यह बताना है कि ये चारों स्टेटमेंट जो दिए हैं इसमें से कौन सा सही है। जो स्टेटमेंट है उनमें यह कहा गया है कि यहाँ पर सेन डायनेस्टी का रूल रहता है और जो रूलर रहता है वो लक्ष्मण सेन रहता है, और इस समस्या से निजात पाने के लिए यानी बख्तियार खिलजी के आक्रमण से बचने के लिए लक्ष्मण सेन एक यज्ञ करवाता है जो कि महाशांति यज्ञ होता है, और इस महाशांति यज्ञ के द्वारा वो जो तत्कालीन उपद्रव होता है उसको शांत करने का प्रयास करता है।
मतलब लड़ने की नहीं सोच रहे थे, बैठकर पूजा कर रहे थे। तो ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो हाथ पैर हिलाकर कुछ मेहनत करते हैं, अपनी रक्षा करने का प्रयास खुद करते हैं, तो ईश्वर वहां सहयोग देते हैं, ऐसा माना जाता है। और ये सिर्फ बैठकर ईश्वर का नाम जप रहे थे और इसी वजह से पराजित होते हैं। इसके बाद जो थर्ड वाला है उसमें कहा गया है कि बख्तियार खिलजी इन्वेडेड बंगाल इन 1204 to 1205 एंड कॉन्क्वेयर्ड इट। बख्तियार खिलजी ने बंगाल को इन्वेडेड किया 1204 से लेकर 1205 वाला जो टाइम पीरियड था उसमें, और इस पर कब्जा कर लिया, इस पर अधिकार कर लिया। और इस समय जो बंगाल की राजधानी थी वो देवकोट थी। अब आप बताइए कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। जो विकल्प है वो भी आपके सामने है। जो डी वाला है वो ऑल है, यानी सभी सही हो सकते हैं, या इसमें से कुछ ठीक हो सकते हैं, या केवल पहला ही सही हो सकता है। देखकर बताइएगा। और इसका जो सही आंसर है वो होगा बी वाला, यानी पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल ठीक है। पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है, लेकिन चौथा सही नहीं है। उस समय बंगाल की कैपिटल देवकोट नहीं थी। बंगाल की जो राजधानी का नाम दिया है वो देवकोट नहीं था, बाकी सब एकदम ठीक है। तो आइए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। एट दिस टाइम द कैपिटल ऑफ बंगाल वॉज नादिया। बंगाल की इस समय की राजधानी नादिया थी, न कि देवकोट। बख्तियार डिड नॉट वांट टू रूल ओवर नादिया परमानेंटली बिकॉज नादिया वाज इन साउथ बंगाल। अब जो बख्तियार खिलजी था वह यहाँ पे क्या करता है, नादिया पर हमेशा के लिए या परमानेंटली शासन नहीं करना चाहता, उस पर हमेशा के लिए अधिकार करके वहां शासक नहीं बना रहना चाहता। ऐसा क्यों था? क्योंकि बंगाल के एकदम साउथ वाले पार्ट में नादिया पड़ता था। सो इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट। इसीलिए यहां से नियंत्रण स्थापित करना बड़ा मुश्किल काम था। कहने का मतलब यह है कि बंगाल की राजधानी उस समय नादिया थी और राजधानी में ही राजा का कब्जा होता है। मतलब राजा का जो स्थान होता है, निवास स्थान होता है, वो कहाँ होता है? राजधानी में, कैपिटल में होता है। अब नादिया में अगर वो अपना कैपिटल बनाता, यानी निवास बनाता और वहीं रहता, वहीं से शासन करता, तो उसे दिक्कतें आती, क्योंकि ये एक छोर पर स्थित था। जो दक्षिणी किनारा था वहां पे ये स्थित था। देयरफॉर ही मेड लखनौती, सॉरी यहाँ पे लखतौनी है, ठीक है, तो लखतौनी हिज कैपिटल इन नॉर्थ। उसने दक्षिण में नादिया को राजधानी रहने दिया, लेकिन नॉर्थ में इसने एक और राजधानी बना दी जिसका नाम था लखतौनी, और यहां से वो अपने शासन का नियंत्रण करता था। मिलिट्री पोस्ट वर एस्टेब्लिश एट लखनौर, और यह जो टाउन है जिसका नाम अभी लिया गया, ये कहाँ पे है? तो ये बीरभूम जिला जो है वहां पर स्थित है। तो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में इसकी लोकेशन है। देवकोट एंड खुतबा वाज रीड इन द नेम ऑफ मुइनुद्दीन। अब यहां देखिए, जो सुल्तान उस समय के होते थे, जो शासक होते थे, मुस्लिम शासक की बात की जा रही है, तो वो अपने नाम का खुतबा पढ़वाते थे। अपनी प्रतिष्ठा को और प्रबल बनाने के लिए वो अपने नाम के सिक्के जारी करवाते थे और खुतबे पढ़वाते थे। तो इन्होंने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया मुइनुद्दीन के नाम से, और उसी के बारे में जानकारी दी हुई है। तो यहाँ जो पूरी जानकारी है वो ये कहती है कि बंगाल की कैपिटल उस समय नादिया थी, जो कि एकदम दक्षिणी छोर पर स्थित थी। बंगाल का जो साउदर्न पार्ट था वहां पर वो थी। वहां से पूरे बंगाल पर, जो कि काफी बड़ा था, आप जानते हैं कि बंगाल अंग्रेजों को भी परेशान करता है। इतना बड़ा साइज का होता है और इतनी ज्यादा जनसंख्या वहां की होती है कि इसी वजह से करजन को उसका विभाजन करना पड़ता है, ताकि फूट डालकर उसे तोड़ा जा सके और वहां की स्थितियों को कमजोर किया जा सके। तो वही चीज यहां भी थी। बंगाल जो कि बहुत बड़ा था और नादिया उसकी राजधानी एकदम कोने में थी, दक्षिण वाले हिस्से में या भाग में। इस वजह से यहाँ बख्तियार उस हिस्से पर अपना अधिकार नहीं करना चाहता है। कहने का मतलब यह है कि वहां रहना नहीं चाहता है, और यही कारण था कि वो नॉर्थ वाले पोर्शन में एक और राजधानी बनाता है जिसे कि लखतौनी कहा जाता है। वहां से वो अपने शासन का संचालन करता है। इसके अलावा वो अपनी मिलिट्री पोस्ट, जो उसकी सैनिक छावनी है, वो बनाता है बीरभूम जिले में। बीरभूम जो डिस्ट्रिक्ट था वहां पे वो अपनी सैनिक छावनी गाड़ता है, और इसके अलावा अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है। खुतबा पढ़वा के वो अपने आप को मुइनुद्दीन के नाम से स्थापित करता है। ये सब हम यहाँ देख रहे हैं, और ये पूरी जानकारी बख्तियार खिलजी के बारे में थी, जो कि यहाँ बंगाल विजय का अभियान चलाता है। और यह जो अभियान था यह चला था 1204 से लेकर 1205 के बीच में। इसे हम यहाँ देख रहे हैं। ये 59 नंबर का क्वेश्चन था, और इसका जो सही आंसर था वो था बी वाला, यानी पहला, दूसरा और तीसरा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन चौथा वाला गलत था। यहाँ ये कहा गया कि देवकोट को उसने राजधानी बनाया था, तो नहीं, देवकोट के पास तो मिलिट्री छावनी थी, मतलब वहां आसपास ही मिलिट्री छावनी बनाकर ये अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है। तो ये जो थी, ये राजधानी क्षेत्र नहीं था, राजधानी इसकी नादिया थी। नादिया पहली वाली राजधानी थी, और बाद में जब ये आता है तो ये क्या करता है, लखतौनी को अपनी राजधानी बनाता है। तो दो राजधानियां यहाँ बंगाल में बन जाती हैं। इस प्रकार से हम इसे देखते हैं।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। 60वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया है कि फ्रॉम विच ट्राइब्स बख्तियार खिलजी वाज असिस्टेड इन द ट्राइब कैंपेन, माफ कीजिएगा, तिब्बत कैंपेन। यहाँ ये कहा गया है कि फ्रॉम विच ट्राइब, यानी इनमें से कौन सी जो जनजाति है उसके सहयोग से यहाँ बख्तियार खिलजी जो है वो अपना तिब्बत कैंपेन शुरू करता है, यानी तिब्बत अभियान को अंजाम देता है। तिब्बत कैंपेन जो बख्तियार खिलजी का था उसको सहयोग देने वाली इसमें से कौन सी ट्राइब है? इसमें नाम दिया हुआ है, इसे देख लीजिए। मेगा है, इसके अलावा तिहारू है, खोखर है और कूच है। इन्हें आप देख रहे हैं, इनमें से कौन से थे बताइए। ये सभी ट्राइब्स के नाम है, ट्राइबल लोग हैं। इनमें से किसने बख्तियार खिलजी को सपोर्ट किया था तिब्बत अभियान में? विकल्प आपके सामने है, सभी हो सकते हैं या इसमें से कुछ हो सकते हैं। और इसका जो सही आंसर है वो है ए वाला। ए का मतलब ये है कि इसमें से पहले, दूसरे और तीसरे नंबर की जो ट्राइब्स थी उन्होंने इसे सपोर्ट किया था, असिस्ट किया था, इसका साथ दिया था। कूच थे, इसके अलावा मेगा थे और तिहारू थे। लेकिन जो खोखर थे वो इससे तटस्थ थे, वो बाहर थे, उन्होंने इसे सपोर्ट नहीं किया था। इसे आप देख रहे हैं। तो यहां तक हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस किया है और इसमें हमने जो विजय अभियान थे तुर्कों के और उसके बाद जो बाहरी आक्रमणकारी थे उन्हें देखा, और अंतिम जो विजय अभियान हम देख रहे थे वो मोहम्मद गोरी का था। और वहीं से बख्तियार खिलजी का कॉन्सेप्ट निकल कर आया। हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखना शुरू किया और उसके बाद बख्तियार खिलजी का कॉन्सेप्ट आया, और इस कॉन्सेप्ट में हम इसके बंगाल विजय वाले अभियान को देख रहे थे। और उसके बाद जो ये लास्ट क्वेश्चन है इसमें हमने तिब्बत कैंपेन के बारे में देखा और हम ये देख चुके हैं कि किस ट्राइब ने इसे सहयोग किया था। यहां तक इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आगे वाली जो कहानी है वो अगले वीडियो लेक्चर में होगी। तब तक के लिए नमस्कार।